अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मुझे जाने दो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? इशल अब खड़ी से इल्तिजा कर रही थी। जाने दूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है? और ज़्यादा मत सोचो, चुप से ये नाश्ता करो, रात को आकर बात करूंगा तफसील से, अभी एक काम से जाना है मुझे। वो इसे ऐसे हदायत दे रहा था जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मत करो ऐसा। इशल इसके पीछे पीछे चलते हुए बोल रही थी, जबकि वो इसको मुकम्मल नज़रअंदाज करता दरवाज़ा खोल कर निकल गया था और इशल खड़ी दरवाज़ा बजाती रह गई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है यार कि अम्मी के साथ इसका रवैया अच्छा है, वरना मुझे डर था कि कहीं अम्मी के साथ भी वो ऐसे ही ना रहे जैसे तुम्हारे साथ रहती है। द्राब की बात सुनकर उमर खुश होते हुए बोला, क्योंकि इसको भी द्राब की तरह लग रहा था कि जितना नापसंद वो द्राब को करती है शायद उनको भी करती हो। मगर जब द्राब ने बताया कि वो ना सिर्फ उनसे अच्छे से बात करती है बल्कि उनके साथ अच्छे से घुल मिल भी जाती है, जैसे जिसे सुनकर उमर भी इसकी तरह मुतमईन था। मतलब तुम्हारा अम्मी को वहाँ ले जाने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था सर? उमर इसकी तरफ देखकर बोला, जो बैठा अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। हाँ, मुझे भी यही लगता है। बचपन से इसके दिल में जो नफ़रत और गलत फहमी डाली गई है, शायद वो आमना खाला थोड़ा कम कर सकती थी। वो अब अपना मोबाइल साइड में रख कर उमर की तरफ देखकर बोला था। द्राब को बिहा का रवैया देखकर ये लग रहा था कि वो कभी इसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए इसने आमना बेगम को इसके पास ले जाने का फ़ैसला किया था। और वो इस मामले में इन पर पूरा भरोसा करता था, क्योंकि माँ बाप के इंतकाल के बाद एक आमना बेगम ही थी जिन्होंने इसका ख्याल रखा। इसमें और उमर में उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया था। इनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन वो और उमर इसके लिए बहुत ख़ास थे। मैं अपनी बातों में पूछना भूल ही गया, कोई ज़रूरी बात करनी थी तुम्हें मुझसे? द्राब के कुछ याद आते ही वो एकदम से बोला था। हाँ, वो अब्बास अबीहा के गायब होने के बाद से इसके बारे में मालूमात कर रहा है और इसे ये पता चल चुका है कि सबा का असली नाम अबीहा है, और अब वो मज़ीद अबीहा के बारे में जानना चाह रहा है। उमर इसको बता रहा था, जबकि इसकी बात पर द्राब के माथे पर बल पड़ चुके थे। इस आदमी का पता लगाओ जो अबीहा के बारे में इसको मालूमात दे रहा है। इस बार द्राब का लहजा सख्त था। मुझे शक तो है किसी बार, बस इस शक को यकीन में बदलना है। उमर की नज़रों के सामने किसी का चेहरा आया, जो करना ध्यान से करना, द्राब इसको मुहतात रहने को कह रहा था। और हाँ, इशल को हो सके कुछ दिन क्लब से दूर रखो, क्योंकि वो एक ज़रिया है अभी यहाँ तक पहुँचने का। द्राब कुछ सोचते हुए बोला था, जबकि इसकी बात पे उमर सिर्फ गर्दन हिला कर रह गया था। अब वो इसे क्या बताता, वो पहले ही अपना काम कर चुका था। वो इस वक्त लाउंज में बैठी द्राब की कल रात वाली हरकत पे गुस्से से कढ़ रही थी। जब जब इसको द्राब की हरकत याद आती, इसका इस पे गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता था। तभी बेसाख्ता इसकी नज़र अपने खात पर पड़ी थी, जहाँ वो द्राब का लम्स अब तक महसूस कर रही थी। इसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची थी। ये लो बेटे, देखो मैंने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी है। आपको कैसे पता कि मुझे खीर पसंद है? आमना बेगम की बात पे वो हैरानी से इनकी तरफ देखने लगी थी। इसकी आंखों में हैरानी देखकर आमना बेगम मुस्कुरा रही थी। जब तुम यहाँ आई थी तो शायद एक महीना ही रही थी, तुम्हें तो शायद इतना याद नहीं होगा, मगर मुझे अच्छे से याद है सब। एक बार मैंने इसी तरह बनाई थी तुम्हारे लिए और तुमने बहुत शौक़ से खाई थी। मुझे लगा शायद तुम्हें अभी भी पसंद होगी, इसलिए बना ली तुम्हारे लिए। वो बोलती हुई इसके पास आ बैठी थी, जबकि अभी सोच रही थी कि अगर इतना प्यार था तो वो क्यों नहीं आई इससे मिलने कभी। जानती हूँ तुम सोच रही होगी कि मैं आज तक तुमसे मिलने क्यों नहीं आई, लेकिन द्राब ने मना किया हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके दुश्मनों को तुम्हारी कोई ख़बर हो, और कुछ तुम्हारी अम्मी की वजह से। आमना बेगम ने जैसे इसकी सोच पढ़ ली थी। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, और सबसे ज़्यादा द्राब बहुत ख़ास हो तुम इसके लिए। आमना बेगम इसको अपनी बातों से बहुत कुछ समझाना चाह रही थी, पर मैं नफ़रत करती हूँ उन लोगों की वजह से मेरे बाबा की जान गई है, और इस शख्स की वजह से मेरी माँ की। वो एकदम से नफ़रत से बोली थी। बेटा, तुम गलत बोल रही हो, और तुम्हारी माँ भी गलत समझती थी। किसी की वजह से तुम्हारे बाबा की जान नहीं गई है, बल्कि द्राब के। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है उन लोगों के बारे में, मेरी ये नफ़रत कभी ख़त्म नहीं होगी। अबीहा ने इनकी बात को बीच में काट दिया था। बेटा, जब तक तुम सुनोगी नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारी माँ ने भी ये गलती की और अब तुम भी यही गलती कर रही हो। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप कुछ मत बोलें। अबीहा दो टोक अंदाज में बोली थी, जिसमें आमना बेगम खामोश रह गई थी। अच्छा ठीक है, तुम ये खा लो ज़रा, मैं ज़रा नमाज़ अदा करके आती हूँ। वो समझ गई थी कि वो इनकी बात नहीं समझेगी, इसलिए खामोशी से इसके पास से उठी थी।
आंटी, मेरा आपसे बदतमीज़ी करने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अबीहा को अपने सख्त अल्फाजों का अंदाज़ा हुआ था, इसलिए वो थोड़ा शर्मिंदा हुई थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम आराम से ये खाओ, मैं अभी आती हूँ। वो इसकी तरफ प्यार से देखती हुई बोली और उठ कर अपने रूम में चली गई थी। इनके जाने के बाद वो खीर ख़त्म करके उठी थी और अपनी पैंट की पॉकेट से कुछ निकाल कर एकदम से ही इसके होंठों में मुस्कुराहट आई थी। आज मुझे तुम्हारी इस कैद से आज़ादी मिलने से कोई नहीं रोक सकता दराब खान। वो चाबी को देखकर दराब से मुखातिब हुई थी। ये इसने बहुत मुश्किल से आमना बेगम के रूम से ये कीज़ उठाई थी। इसको एक पल के लिए बुरा तो लगा था, मगर वो मजबूर थी। इसको बस किसी भी तरह से यहाँ से निकलना था। अब इसका रास्ता बिल्कुल साफ़ था। वो खुशी से चाबी लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो अभी दराब के पास से अपने अपार्टमेंट आया था। दरवाजे को लॉक करके वो अंदर की तरफ बढ़ा था। इस अपार्टमेंट में आमना बेगम रहती थी, क्योंकि वो तो ज़्यादा तर दराब के पास रहता था। बस रोज़ इनसे मिलने आ जाता था। उन्होंने बस इनकी सेफ्टी के लिए इनको इस अपार्टमेंट में रखा हुआ था। अब जब वो यहाँ नहीं थी तो ये जगह इसको इशल के लिए बिल्कुल ठीक लगी, इसलिए वो इसको यहाँ ले आया था। वो कीज़ अपनी पॉकेट में रखता अंदर की तरफ बढ़ा था। सबसे पहले वो किचन में गया, जहाँ टेबल पर सुबह का नाश्ता अभी भी ऐसे ही रखा हुआ था। इसके होंठों पे एकदम से मुस्कुराहट आई थी। पूरा अपार्टमेंट में शांत था। वो इसकी लाउंज में भी ना देखी तो इसने अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए थे। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इशल जो पहले से ही हाथ में कांच की कोई चीज़ लिए इस पर हमला करने के लिए खड़ी थी, दरवाज़ा खुलने पर तेज़ी से इसको मारने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन उमर इतनी ही तेज़ी से पीछे मुड़कर इसका हाथ थाम कर इशल को कमरे के पीछे ले जाकर सख्ती से मोड़ा था। इसकी पकड़ इतनी सख्ती कि इशल के हाथ में मौजूद चीज़ इसके हाथ से ज़मीन पर गिरकर टूट गई थी। अच्छी कोशिश थी, लेकिन थोड़ी और मेहनत करनी होगी तुम्हें। उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो इस वक्त इशल को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी थी। तुम मुझे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हो। इसकी सख्त पकड़ से इशल की आंखों में पानी आया था, मगर वो खुद मजबूत जाहिर करती बोली थी, मैं भी तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहता हूँ, बस एक काम कर दो तो फिर आज़ाद हो तुम। उमर ने जैसे इस पर तरस खाया था। कैसा काम? इशल को यकीन नहीं आया था इसके इतने जल्दी मान जाने पर। निकाह कर लो मुझसे, फिर चाहे यहाँ रहना या अपने घर, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी तुम्हारे साथ। उमर ने जैसे इस पर कोई धमाका किया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इशल खुद को इसकी पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी, मगर उमर फ़िलहाल इसको आज़ाद करने के मूड में नहीं था। पहले ठीक था, मगर तुम्हें देखने के बाद से ख़राब हो गया है। वो मोहब्बत भरी नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। जो तुम बोल रहे हो वो मैं कभी नहीं करूँगी। इशल को इसकी बात पर गुस्सा आया था। ठीक है, फिर यहीं रहो इसी तरह इस कैद में। तुम्हें तब तक आज़ाद नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेती। चाहे कितना वक्त लग जाए, कितने ही महीने या साल में इंतज़ार कर लूँगा। इसके बाद जवाब था इसकी हर बात का। तो ठीक है, फिर रहो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार मेरी ना कभी हाँ में नहीं बदलेगी। इशल का लहजा सख्त हुआ था। मतलब तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बिना निकाह के रहने के लिए तैयार हो? कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये भी अच्छी बात है। उमर ने इसकी तरफ एक आंख दबाई थी। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। वो अब ख़ुद को बेबस महसूस कर रही थी। उमर इससे पहले कि इसकी बात का जवाब देता, इसका फ़ोन बजा था। इसने नरमी से इशल को आज़ाद किया और पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा। दराब की कॉल थी। वह हैरान हुआ था इसके इस वक्त फ़ोन करने पर। इसने जल्दी से कॉल पिक की। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो एक नज़र इशल को देख कर बाहर की तरफ बढ़ा था। सुनो, तुम्हारे पास बस आज रात का वक्त है, अच्छी तरह सोच लो। वह जाते जाते मुड़ा और इससे मुखातिब हुआ और तेज़ी से बाहर निकल गया था, जबकि इसकी बात में इशल बस खड़ी बंद दरवाजे को देखकर रह गई थी। वो कब से बस चलती ही जा रही थी। अंधेरी रात, ऊपर से तेज़ बारिश की वजह से इसको इस सुनसान से जंगल में चलने में इस कदर मुश्किल हो रही थी। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, मगर वो अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दे रही थी। इसको लग रहा था कि अगर इसका ये डर इस पर हावी हो गया तो वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। लेकिन इसका यहाँ से निकलना था जल्द से जल्द, क्योंकि इसको इस बात का पूरा यकीन था कि अब तक दराब को इसके भागने के बारे में खबर मिल चुकी होगी, और अगर वो थोड़ी देर के लिए भी रुकी तो वो पकड़ी जा सकती है। दराब इसको तलाश कर रहा होगा, इस बात का भी अंदाज़ा था इसको। घर से भागते हुए इसको कोई मुश्किल नहीं थी। इसके सामने नहीं आई थी। वो आराम से छुपते छुपाते इसके घर से निकल गई थी। इतने दिन इस घर में रहते हुए इसको इस बात का अंदाज़ा तो हो गया था कि ये घर शहर से बाहर के इलाके में बना हुआ है, जहाँ मुश्किल से 1-2 घर ही होंगे। बाकी सामने एक जंगल था, जबकि एक सड़क भी थी। इसने जंगल का रास्ता चुना था।
क्योंकि इसको यकीन था कि द्राब इसको सड़क वाले रास्ते पर ही तलाश करेगा। अगर वो रास्ते से जाती तो यकीनन जल्दी ही पकड़ी जाती, इसलिए इसने ये ख़तरनाक रास्ता चुना, ये जाने बगैर कि वो ख़ुद भी मुसीबत में पड़ सकती है। पर इसको इस बात की परवाह ही नहीं थी, इसको बस यहाँ से निकलना था किसी भी तरह। ये जंगल शुरू में इतना घना नहीं लगा था इसको, मगर जो वो आगे बढ़ रही थी रास्ता इतना ही ख़राब होता जा रहा था। कुछ तेज़ बारिश भी वजह थी और वो ख़ुद भी मुकम्मल भीग चुकी थी, लेकिन इसको तो जैसे खुद की कोई परवाह ही नहीं थी। इसको बस किसी भी तरह इस शख्स की पहुँच से दूर जाना था और अपनी इस ज़िद में इसको अपनी जान की परवाह के बगैर मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही थी। अभी वो चल ही रही थी कि इसका पैर बुरी तरह किसी बड़े से पत्थर से टकराया था और वह मुंह के बल ज़मीन पर गिरी थी। एक ज़ोर की चीख पूरी फ़िज़ा में गूंजी थी, दर्द की तेज़ लहर इसके पूरे बदन में उठी थी। वो हिम्मत करके एक बड़े से दरख्त का सहारा लेती उठी और इसी दरख्त के नीचे बैठ गई थी। वो काफ़ी घना दरख्त था, जिस वजह से वो तेज़ बारिश से बच रही थी। इसने अपने पैर को देखना चाहा, मगर अंधेरे की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर पैर में उठती दर्द की टीसू से वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि चोट काफ़ी ज़्यादा है। एकदम से दर्द की वजह से इसकी आंखें भीगी थी। बारिश के पानी के साथ साथ इसका चेहरा आंसू से भी भर गया था। कुछ देर बैठे रहने के बाद अबिहा हिम्मत करके फिर से दरख्त का सहारा ली थी। उठने की कोशिश करने लगी थी कि एकदम से ज़ोर से बादल गरजने के साथ साथ इतनी ही तेज़ से बिजली भी चमकी थी। अबिहा जो खड़ी हो गई थी बिजली की चमक और बादल की गरज पे, वो फिर से चीख मार के दरख्त से लग के बैठ गई थी। सुनसान जंगल में ये आवाज़ और भी ख़तरनाक लगी थी इसको। अब इसको खुद पे गुस्सा आ रहा था कि इस रास्ते से क्यों आई थी, मगर अब वो खुद पे गुस्सा करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। पैर में लगी चोट का दर्द इसको और परेशान कर रहा था। ठंड का एहसास होना भी शुरू हो गया था, मगर वो वहीं बेबसी से बैठी बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी। तुम मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते हो, देख लेना मैं चली जाऊँगी यहाँ से। अबिहा के अल्फाज बार बार इसके कानों में गूंज रहे थे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। वो तेज़ तेज़ चिल्लाता अपने ख्यालों में अबिहा से मुखातिब हुआ था। घना जंगल, अंधेरी रात, ऊपर से तेज़ बारिश, लेकिन इसको तो जैसे इन सब की कोई परवाह ही नहीं थी। इस वक्त जैसे जल्द अपनी अबिहा तक पहुंचना था। द्राब को इस वक्त जितनी इसकी फ़िक्र हो रही थी, इतना ही इस पर गुस्सा भी आ रहा था। अगर वो इस वक्त इसके सामने होती तो वो इसका चेहरा थप्पड़ों से लाल करने का इरादा रखता था। इसके इस तरह से घर से भागने पर इसका गुस्से से बुरा हाल था। वो गुस्से में अपना रास्ता तेज़ी से कदम बढ़ रहा था। इसको इस तरह के रास्तों पे चलने की आदत थी और इस जंगल में भी वो एक दो बार आ चुका था। रात जब वो घर पहुंचा तो आमना बेगम को परेशानी से इधर उधर टहलता हुआ पाया था। इसको एकदम से कुछ तो गलत होने का एहसास हुआ था। वो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा था। आमना बेगम इसको सामने देखकर रोने लगी थी। रोते हुए वो इसको सारी बात बताती चली गई। आमना बेगम की बात सुनकर द्राब के माथे पर बल पड़ गए थे। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बीवी का ख्याल नहीं रख सकी। द्राब का गुस्से से लाल चेहरा देखकर वो शर्मिंदा हुई थी। मुझे खबर नहीं हुई कि कब इसने मेरे रूम से चाबी ली और वो मेरे साथ यहीं बैठी थी, मगर जब मैं नमाज़ अदा करके वापस आई तो वो यहाँ मौजूद नहीं थी। इसकी खामोशी से उनको डर लगने लगा था। इनको रोता देखकर द्राब ने नरमी से इनको अपनी बाहों में भरा था और फिर इनको चुप कराने के बाद उमर को कॉल की थी। कुछ ही देर में उमर परेशान सा वहाँ दाखिल हुआ था और अबिहा के बारे में सुनकर इतना ही हैरान भी हुआ था। द्राब उमर को आमना बेगम के पास छोड़कर इसकी तलाश में निकला था। इसने अपने आदमियों को अपने साथ ले जाना ज़रूरी नहीं समझा था। उफ उफ, दोनों ही एक से बढ़कर एक है, क्या बनेगा हम दोनों का। द्राब के जाने के बाद उमर बस सोच कर ही रह गया था। द्राब तेज़ी से अपनी गाड़ी में जाने के बजाय सड़क के पार जंगल की तरफ बढ़ा था, क्योंकि इतने दिनों में वो अबिहा की सोच को अच्छी तरह समझ चुका था। अबिहा, मैं तुम्हें ऐसे सज़ा दूंगा कि तुम दोबारा से भागने के बारे में सोचोगी नहीं। द्राब का गुस्सा किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि एक चीख की आवाज़ इसके कानों में टकराई थी। द्राब के तेज़ी से चलते कदम एकदम से रुके थे। आवाज़ किस तरफ से आई थी वो खड़ा ये अंदाज़ा लगा रहा था कि एक और चीख इसको सुनाई दी। अब कोई शक नहीं था, ये अबिहा की ही आवाज़ थी। इसका गुस्सा एकदम से गायब हुआ था। वो परेशानी में इस तरफ बढ़ा था जहाँ से इसको ये आवाज़ आ रही थी। तुम तो कह रहे थे कि सब तुम्हारे कंट्रोल में है, और अब एकदम से अचानक क्या हो गया। अब्बास अपने सामने खड़े खड़े शख्स पर गुस्से से धा रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसको शूट ही कर दे। सर, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। अबिहा के बारे में भी मुझे मालूमात मिल रही थी धीरे धीरे, मगर इस इशल के अचानक से गायब हो जाने के बाद से पूरा प्लान ख़राब हो गया मेरा। हसन परेशानी से अपनी पेशानी में सलता बोला था। इशल का गायब होना इसकी समझ से बाहर था। तुम पर भरोसा करना ही बेकार है। एक काम ठीक से नहीं हुआ तुमसे। सिर्फ 2 लड़की
सिर्फ 2 लड़कियां नहीं संभाली गई तुमसे। अब्बास अपनी 2 उंगलियां इसको दिखाता हुआ बोला। वो इसके काम की एक गलती की वजह से इस पे गुस्सा कर रहा था और ऐसा पहली बार हुआ था क्योंकि हसन इसका खास आदमी था और अपने काम में आज तक इसने कोई गलती नहीं की थी। जानते हो तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है मुझे। अब्बास गुस्से से इधर उधर टहलता हुआ बोला, जबकि हसन खामोश खड़ा इसका गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। इसकी नज़र शुरू से ही इशल पर थी और वो अपने पार्टनर्स के साथ डील भी कर चुका था, इसलिए अपने खास आदमी हसन को इसके पीछे लगाया और हसन के ज़रिए इशल के बारे में सारी मालूमात मिल चुकी थी। अब्बास ये जानकर खुश हुआ था कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मतलब इसका रास्ता बिल्कुल साफ था। और फिर इसी बीच क्लब में सबा आई जो इशल से भी ज़्यादा खूबसूरत लगी थी और वो भी इशल की तरह ही थी, तो इसके शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू किया। अब्बास इन दोनों की नज़र में एक अच्छा बॉस बन चुका था, वो इन दोनों की डील कर चुका था, मगर अचानक से सबा के गायब हो जाने पर वो हैरान हुआ था और फिर इसकी मालूमात हासिल कराने के लिए इसने हसन को वापस बुलाया था जो इसके किसी दूसरे काम से बाहर गया हुआ था। वो बस जल्द से जल्द इन दोनों को ढूंढ कर डील पूरी कर देना चाहता था, मगर अब दोनों ही इसके हाथ से निकल चुकी थी। एक बात जो इसकी समझ इससे बिल्कुल बाहर थी, वो दोनों अचानक कहाँ गायब हो सकती हैं और इन दोनों को ढूंढना अब्बास जैसे आदमी के लिए मुश्किल हो रहा था। सर मुझे बस 2 दिन का वक्त दो, मैं दोनों का पता लगा लूँगा। हसन इसको खामोश देकर बोला था। ठीक है, सिर्फ 2 दिन दे रहा हूँ तुम्हें, वरना तुम भूल जाना कि तुम कभी मेरे काम आओगे। अब्बास तो टुक अंदाज में अपनी बात ख़त्म करता तेज़ी से वहाँ से निकला था। इसके जाने के बाद हसन ने गहरा सांस भरा था। अभी आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी थी। हर किस्म की आवाज़ें इसके समाज से टकराने लगी थी। पैर में लगी चोट में एक बार फिर से दर्द का एहसास महसूस हो रहा था। आंखें ज़ोर से बंद करती इसने ख्वास पर काबू पाने की कोशिश की थी। अबीहा की नज़र जैसे ही छत से टपकते पानी पर पड़ी तो वो एकदम से उठ बैठी थी। आखिर वो कहाँ थी? आखिरी बार इसे याद था कि वो बड़े से दरख्त के नीचे बैठी थी। अबीहा अपना जायज़ा लेने के लिए अपना चेहरा पलटने लगी, लेकिन कुछ फासले पे बैठे शख्स को देखकर जैसे इसका सांस ही रुक गया था। तुम बमुश्किल इसके मुंह से अल्फाज निकले थे। जहाँ वो लोग इस वक्त थे वहाँ अंधेरा नहीं था, वजह मोबाइल से आती लाइट थी। हमें अभी के लिए यहाँ रहना होगा, द्राब इसकी हैरानी नज़रअंदाज करता बोला और इसी के बराबर ज़मीन पे आकर बैठ गया था। जब वो इस जगह गया जहाँ से इसको आवाज़ आ रही थी तो इसको अभी एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी मिली थी। द्राब ने तेज़ी से आगे बढ़कर इसको अपनी बाहों में उठाया था क्योंकि बारिश भी बहुत मज़ीद तेज़ आई थी, जिस वजह से इनका यहाँ रुकना ठीक नहीं था। वो अबीहा को अपनी बाहों में उठाकर इस लकड़ी के कैबिन की तरफ बढ़ा था जिस पर इसकी नज़र यहाँ आते ही पड़ी थी। कैबिन में आकर इसने अबीहा को एक कोने में ज़मीन पर लुटाया था क्योंकि वो धीरे धीरे होश में आने लगी थी। कैबिन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी वक्त से वीरान पड़ा हुआ था। छत से पानी टपक रहा था, मगर वो लोग किसी हद तक महफूज थे यहाँ। कल या तुमने अपना शौक़ पूरा पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी आज़ादी अब मुमकिन नहीं है। द्राब इसको खामोश बैठा देखकर तंज़िया अंदाज में बोला था। इसको इस वक्त अबीहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर इसकी हालत देखकर ज़ब्त कर रहा था। इस बार कामयाब नहीं हुई तो क्या हुआ, शायद अगली बार हो जाऊं। वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी। कुछ देर पहले वाला गायब हो गया था। शायद द्राब की मौजूदगी का असर था। शौक से करना अगर मौका मिला तो, द्राब ने सर्द आवाज़ में कहा तो अबीहा बस इसको घूर कर रह गई थी। जिसका इसको डर था वही हो गया था। वो फिर से इस शख्स की पकड़ में थी। अबीहा गुस्से से इसकी तरफ रुख फेर कर बैठ गई थी। लिबास गीला होने की वजह से होंठ भी नीले पड़ चुके थे और अब वो बैठी बैठी कांपने लगी थी। द्राब कुछ देर तो खामोशी से इसको कांपते हुए देखता रहा, फिर इसने एक झटके से अबीहा का बाजू पकड़कर इसको अपनी तरफ खींचा था। अबीहा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो एकदम से चीखी थी, मगर पैर की चोट की वजह से कुछ नहीं कर पाई थी। द्राब ने बहुत ही आराम से इसकी पुश्त को अपने सामने किया और फिर खींचकर इसकी पुश्त को अपने सीने से लगाकर अबीहा के गर्द बाजू खमाइल करता इसको अपनी गिरफ्त में कैद कर चुका था। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? अबीहा इसकी हरकत पे हड़बड़ाती हुई बोली। खुद को इससे आज़ाद कराने लगी थी, लेकिन इसकी पुश्त द्राब के सीने पे टकराई तो द्राब ने अपना घेर मज़ीद तंग कर लिया था। अगर हम दोनों को ज़िंदा रहना है तो ख़ुद को गर्म रखना होगा, वो इसके कान में सरगोशी करने के अंदाज में बोला था। इसकी गरम गरम सांसें अपने कान में पर महसूस करके अबीहा खुद भी सिमटी थी। पर मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। इस बार वो बिना हिले बोली थी। तुम्हारी मर्ज़ी, कौन पूछ रहा है, चुपचाप बैठी रहो। द्राब का लहजा संजीदा था। अबीहा इसके बात पे खामोश बैठी रही थी। जानती थी वो इसको आज़ाद नहीं करेगा और वो खुद इसकी हरारत से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ खुद को इसकी पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि इसने अपनी कोशिश बंद कर दी थी। कुछ देर इन दोनों
दोनों के बीच इस तरह खामोशी ही रही थी, मगर द्राब को इसका भीगा और खूबसूरत वजूद बहुत कुछ करने पर अकसा रहा था। द्राब अपनी नाक से इसके गर्दन को छूने लगा था, इसकी खुशबू अपनी सांसों में उतार रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। इसकी हरकत पे अबीहा इसकी पकड़ में मचलने लगी थी, मगर द्राब की पकड़ सख्त थी। घबराओ मत, अभी कुछ नहीं करूँगा। द्राब इसको इसी तरह अपने खसार में लिए बैठा कहने लगा। कहते के साथ ही इसने अपने लब्बू से इसकी कान की लो को चूमा था। दूर हटो मुझसे। इस बार अबीहा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को आज़ाद किया था, मगर ये इसका ख्याल था। द्राब ने इसकी हालत देखकर अपनी पकड़ ढीली की थी। अगर वो कुछ देर और इसके इतने करीब बैठी रहती तो इसको खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाता। अबीहा इसकी पकड़ से आज़ाद होकर इससे काफ़ी फासले पर बैठी थी, क्योंकि अब इसको ठंड महसूस नहीं हो रही थी। द्राब भी दीवार से टेक लगाकर बैठा इसको देखने लगा था, जबकि इसके देखने पर अबीहा ने फिर से अपना रुख बदला था। वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगी थी तो इसको एहसास हुआ कि बारिश रुक चुकी है। छत में मौजूद सुराख से आती रोशनी इस बात का पता दे रही थी कि सूरज निकल चुका है। जैसे जैसे इसकी आंखें खुलती जा रही थी, वैसे वैसे इसको खुद पर किसी की पकड़ का एहसास होता जा रहा था। इसने नज़र उठाकर देखा तो खुद को द्राब की कैद में पाकर इसका दिल मज़ीद तेज़ी से धड़का था। मगर एक बात ने जिसने इसको हैरान किया था वो ये थी कि वो द्राब के इतने करीब कैसे आ गई। जहाँ तक इसको याद था वो इससे अलग और काफ़ी फासले पर बैठी थी, मगर इस वक्त वो इसके करीब थी, बहुत करीब, इतना कि वो द्राब की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। द्राब ने एक बाजू अबीहा के कंधे पर रखा हुआ था, जबकि इसका दूसरा हाथ अपने घुटने पर रखा हुआ था। शायद वो सो रहा था, क्योंकि इसके पकड़ में सख्ती नहीं थी। अबीहा तेज़ होती सांसों से इसने फासला काम करती द्राब का बाजू अपने शाने से हटाने की कोशिश करने लगी थी, जबकि इसकी नज़रें द्राब के चेहरे पर पड़ी थी। कल क्या से क्या हो गया था। कल इस शख्स की कैद से आज़ादी पाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाली थी, और आज वो इस शख्स की वजह से ही ज़िंदा थी और फिर से इसकी कैद में। शायद वो कभी इस शख्स से दूर जा ही नहीं सकती। किस्मत हर बार किसी न किसी तरह इसको इसके पास ले आती है। अबीहा इसको देखते बस ये सब कुछ सोच रही थी। पता नहीं क्यों इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। अबीहा ने जैसे ही इसका हाथ अपने शाने से हटाया तो एकदम से ही द्राब की आंख खुल चुकी थी। अबीहा को ऐसा करते देखकर द्राब से फिर से इसको बाजू से खींच कर खुद से करीब कर लिया था। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। द्राब की हरकत पर अबीहा गुस्से से चिल्लाई थी। तुम्हें अब ये बदतमीज़ी लग रही है, और कल रात जब तुम खुद मेरे पास आई थी वो क्या था। द्राब संजीदगी से इसकी आंखों में देखकर बोला। कल रात द्राब इसके नींद में जाने तक इसको बैठा दिखता रहा था। जब इसको लगा कि वो सो गई है तो वो खुद भी दीवार से अपना सर टकाकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा था। इसको अभी कुछ देर हुई थी कि अचानक इसको अबीहा की आवाज़ आई, जो गहरी नींद में थी लेकिन ठंड से कांप रही थी। द्राब इससे पहले कि इसको खुद से करीब करता, अबीहा खुद से इसके करीब हुई थी और इसके सीने पर सर रख लिया था। द्राब इसकी नींद में की गई हरकत पर मुस्कुराया था और इसको अपनी बाहों में भर कर खुद भी सोने की कोशिश करने लगा था। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों आऊँगी तुम्हारे पास। द्राब की बात पर इसका चेहरा एकदम से सुर्ख हुआ था, मगर वो खुद पे काबू करती हुई बोली थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ। द्राब इसकी हालत से मज़ा लेते हुए बोला। तुम इस वक्त मेरी साइड पर बैठी हो और मुझे कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इससे अपनी मुस्कुराहट को वो मुश्किल रोका था। द्राब की बात पर अबीहा खामोशी से अपने लब दांतों से काटने लगी थी। वो ठीक ही तो कह रहा था। वो इस वक्त इसकी साइड पर बैठी थी, मतलब साफ था वो नींद में इसके पास आ गई थी। द्राब बड़ी दिलचस्पी से इसको अपना लब काटते हुए देख रहा था। इसको मुसलसल इसी तरह करते देखकर द्राब ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर इसके होंठों को दांतों से आज़ाद किया और बहुत ही नरमी से इसके होंठ को अपने अंगूठे से सहलाने लगा था। अबीहा इसकी इस हरकत पर पूरे बदन से कांप उठी थी। अब तक वो जो इसकी कैद में खामोशी से बैठी थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। द्राब इसको कोशिश करता देख रहा था। जो इसकी इतनी सी कुर्बत पे घबरा रही थी, वो इसकी तेज़ होती धड़कनों को महसूस कर सकता था। जब भी इसकी नज़र अबीहा के कांपते होंठों पर पड़ी तो वो बेसाख्ता इस पर झुका और इसके होंठों को बहुत ही नरमी से छूता इसको अपनी पकड़ से आज़ाद करता उठ खड़ा हुआ था। द्राब की इस गुस्ताखी पर अबीहा की तो जैसे जान ही निकल चुकी थी। इसको द्राब पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसकी शक्ल तक देख सके। क्या अब फिर से रात यहीं गुजारने का इरादा है तुम्हारा? उठो, घर चलना है हमें। इसको ऐसे ही बैठा देखकर द्राब इससे मुखातिब हुआ और एक नज़र इसको देखता हट से बाहर निकल गया था। इसके जाने के बाद अबीहा अपनी सांसें दुरुस्त करती उठी थी और हट से बाहर निकलकर बिना इसकी तरफ देखे
और ड्राइव के पीछे चल रही थी, अहमद तुम कल आ रहे हो या नहीं, मुझे बस साफ लफ्ज़ों में हाँ या ना बता दो। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शौहर से मुखातिब हुई थी। आयशा, मैं कह रही हूँ ना कि अगर मुझे कल वक्त मिला तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा, और कितने साफ लफ्ज़ों में जवाब चाहिए तुम्हें। अहमद भी थोड़ा गुस्से में बोला था। इनको बिल्कुल पसंद नहीं था आयशा का इनसे इस तरह से बात करना। कितनी ही दफ़ा इन दोनों के बीच लड़ाई भी हो चुकी थी। आप हर बार यही बोलते हैं और हर बार आप नहीं आते, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ मैं आपकी बात का। वो अहमद के अंदाज से थोड़ा आराम से बोली थी, जितनी जानती थी अपने शौहर की आदत को। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, तो तुम समझती क्यों नहीं हो। अहमद जानते थे कि इनकी बीवी इनके लिए किस कदर परेशान रहती है। वो इनके एहसास को समझते थे। जानते हो अहमद, हमारी बेटी कल 5 साल की हो जाएगी और आप इन 5 सालों में मुश्किल से सिर्फ 10 बार इससे मिलने आए होंगे। इस वक्त आयशा का लहजा भीगा हुआ था, जिसको अहमद अच्छे से महसूस कर सकते थे। पर आपको तो इस बात की से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लिए हमसे ज़्यादा उस शख्स और उस फैमिली वो शख्स और उसकी फैमिली आपको बहुत अजीज़ है। इस बार इनके लहजे में तंज़ था। कैसी बातें कर रही हो तुम आयशा, मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे पहले है, इसके बाद सब। अहमद को आयशा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अगर ऐसा है तो आप ये सब काम छोड़ क्यों नहीं आते यहाँ पे। यहाँ हमारे पास आपकी बेटी को और मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। आयशा ने हर बार की तरह अपनी बात दोहराई थी, जिस पर अहमद के माथे पर बल पड़ गए थे। तुम अच्छे से जानती हो कि ये काम छोड़ने के लिए नहीं शुरू किया था मैंने, और ये बात तुम जानती, जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर है। आयशा इस वक्त इनके लहजे में गुस्सा साफ महसूस कर सकती थी। इस बात से तो यही साबित होता है कि आपको हमसे ज़्यादा ये काम और अपने दोस्तों ज़्यादा अजीज़ हैं आपको। इस बार वो तलखी से बोली थी, आयशा मैं फ़ोन रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरह से हम बात कर सकते हैं। कल मैं आऊँगा तो तब हम आराम से बात कर लेंगे। अहमद आयशा की बात पर अपना गुस्सा ज़ब्त करता हुआ बोला था और फ़ौरन काट कर रख दिया। अहमद के फ़ोन रखने के बाद आयशा कितनी ही देर गुस्से में बैठी रही थी। अहमद दाऊद खान के साथ काम करता था, जो उन लोगों को काम तमाम करते थे जो स्मगलिंग जैसा गैर कानूनी काम करते थे। और इसी बीच इसकी मुलाकात आयशा से हुई, जिसका इस दुनिया में कोई न था। आयशा इनको पहली नज़र में पसंद आ गई थी और यूँ उन्होंने आयशा को अपना हमसफ़र बना लिया था। मगर अहमद ने अपने काम की बात आयशा से छुपा रखी थी, लेकिन ये बातें छुपाने वाले कहाँ होती हैं। एक दिन जब आयशा को अहमद के काम के बारे में मालूम हुआ, तो वो उन पर गुस्सा करने लगी, चिल्लाने लगी कि उन्होंने इसको धोखा दिया है। अहमद के समझ आने पर वो बिल्कुल नहीं समझी। वो एक दिन इस घर से जाने की ज़िद करने लगी। अहमद जानते थे कि वो इनकी नहीं सुनेगी, इसलिए वो आयशा को अपने गाँव लेकर आ गए थे। लेकिन आयशा के कहने पर उन्होंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा। जब भी उन्हें वक्त मिलता वो आयशा के पास आ जाते। वक्त यूँ ही गुजरता। इनके घर एक बेटी हुई, जिसका नाम अहमद ने अबीहा रखा था। जब भी अहमद ज़्यादा वक्त तक घर नहीं आते थे, तो आयशा इसी तरह उन पर गुस्सा करती थी, और हर बार की तरह आज भी वो लोग बात कम लफ्ज़ ज़्यादा रहे थे। आयशा कुछ देर तो ऐसे बैठी रही, फिर उठकर सोती हुई अबीहा के बराबर में लेट गई थी और फिर खुद भी नींद की वादियों में उतर गई थी। वो इस वक्त ज़मीन पर बैठी अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। क्या था इसकी किस्मत में, इसको समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। इतना आज तक इसने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। उम्र के जाने के बाद वो बस यूं ही बैठी सोचे जा रही थी। रात से सुबह हो गई थी, इसको कुछ खबर नहीं थी। वो बैठी सोच ही रही थी। इसको बाहरी दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। वो जान गई थी कि आने वाले कौन हो सकते हैं, इसलिए उठकर वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई थी, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल भी इसकी कोई भी बात सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। उमर दरवाजे को लॉक करता अंदर दाखिल हुआ और लॉन्च खाली देखकर वो रूम में आया था। रूम जब इसको खाली मिला तो एकदम से वो परेशान हुआ, मगर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद देखकर वो समझ गया था कि ईशल वॉशरूम में है। वो आहिस्ता से चलता हुआ गिरने के अंदाज में बेड पर लेटा था। कल रात वो रामना बेगम जनाब और अबीहा की वजह से काफ़ी परेशान रहे थे। इसने आमना बेगम को समझा बुझाकर आराम करने के लिए रूम में भेज दिया था, मगर वो खुद रात भर इनके आने का इंतज़ार करता सोफ़े पर ही सो गया था। सुबह इसकी आंख दराब के जगाने वाली खुली थी। दोनों को सही सलामत अपने सामने देखकर आमना बेगम और वो दोनों खुश हो गए थे। कुछ देर वहाँ रुक कर जब इसको इशल का ख्याल आया, तो वो फ़ौरन ही यहाँ से चला आया था। वहाँ रुकना बेकार है इशल, बाहर आ जाओ। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे वहाँ आने में भी देर नहीं लगेगी। बहुत देर तक जब वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुला, तो उमर ऊंची आवाज़ में बोला था, जानता था इशल इसकी वजह से बाहर नहीं आ रही है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, कहीं तो अकेला रहने दो। इशल गुस्से में वॉशरूम से बाहर निकली और इसकी तरफ घूर कर देखने लगी थी, जो बेड पर आराम से लेटा इसको देख रहा था। जो मैंने कल पूछा था, मुझे बस उसका जवाब चाहिए। उमर अब बेड से उठकर इसके सामने खड़े होते हुए बोला था,
तुम्हें मेरा जवाब चाहिए ना? इशल एक पल के लिए रुकी थी और इसकी तरफ देखा जो इसके जवाब का मुंतज़िर था। तो खुश हो जाओ, मेरा जवाब हाँ है, मैं तैयार हूँ तुमसे निकाह करने के लिए। इशल की बात पे उमर हैरान नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा था। इसको उम्मीद नहीं थी कि इशल इतनी जल्दी मान जाएगी, जबकि इशल ने सोच रखा था कि इसको आगे क्या करना है। इसने ये फ़ैसला बहुत मजबूर होकर कर लिया था, क्योंकि वो जान गई थी कि जब तक वो इसकी बात नहीं मानेगी उमर ऐसे ही इसे कैद करके ही रखा। मुझे खुशी हुई कि तुम खुद ही राज़ी हो गई हो, वरना मुझे ज़बरदस्ती करने में से तुम नहीं रोक सकती थी। इसकी बात पर इशल बस इसको देखकर रह गई थी, जबकि उमर मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकल गया था। इसको तैयारी जो करनी थी अपने निकाह की, वो अपने रूम का दरवाज़ा अच्छे से लॉक करती अंदर दाखिल हुई थी। सबसे पहले इसने वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए और फिर ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगी थी। अभी वो आमना बेगम के पास से ही लौटी थी। कल की अपनी हरकत पर वो इनसे बहुत शर्मिंदा थी। इसमें इनसे नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर इसने इनका भरोसा जो तोड़ा था। आमना बेगम इसकी शर्मिंदगी को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उन्होंने इससे कल के बारे में कोई बात नहीं की थी। इनकी इस बात पर रबीहा के दिल में इनके लिए जो मोहब्बत इज़्ज़त थी वो मज़ीद बढ़ गई थी। बस एक बात जो इसको परेशान कर रही थी वो दराब की खामोशी थी। घर आकर भी इसने इसको कुछ नहीं कहा था। ये अलग बात थी कि वो इसकी हरकत पर बहुत गुस्सा थी। बाल बनाकर वो बेड पर आकर लेटी थी। इसको इस वक्त इतनी नींद आ रही थी कि लाइट तक इसने ऑफ़ नहीं की थी। कल भी